हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं नंबर क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन और साथ में न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी, यानी जो यूनिट 1 है हमारी 11 मार्क्स की, वो सारे क्वेश्चन हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, यानी जो 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 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, जिस कंसेप्ट के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, वो सारे क्वेश्चन मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर रखे हैं। तो आई होप आपको इसी एक वीडियो से काफ़ी कुछ हेल्प मिल जाएगी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। लेकिन इसके अलावा आपके पास वन शॉट है, इसकी केस स्टडीज़ हैं और इसके एमसीक्यूज़ हैं। ये सारे वीडियोज़ अगर आप देख लेंगे और साथ में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो आपका जो कंप्लीट मतलब चैप्टर 1 और 2 ये दोनों आपके बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। इससे बाहर आने की कोई चांसेस नहीं है। क्वेश्चन बिल्कुल लैंग्वेज सेम ना हो, लेकिन कंसेप्ट डेफिनेटली सेम होगा। इस ये सारे क्वेश्चन अगर आप कर लो, दैट मीन्स आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करते, ज़्यादा टाइम इसमें ना लगाते हुए हम स्टार्ट करते। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए हर बार लगभग ऐसा क्वेश्चन आया है कि जिसमें आपको मॉड कुछ दे रखा होगा और यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में करने का तरीके कई सारे हो सकते हैं। यानी आप कोशिश ये करो कि इस क्वेश्चन को आसान करने का तरीका ये है कि 6 की कुछ ऐसी पावर लेके चलो जिससे हम 7 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर या तो 1 आ जाए या -1 आ जाए। ठीक है, ये सबसे बेटर तरीका रहता है। जैसे अगर मैं 6 की पावर 2 लेता हूँ तो 6 की पावर 2 ये होता है 36। ठीक है, और 36 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हो तो आपके पास रिमाइंडर बचेगा 1, क्योंकि 7 5 जा 35 होते हैं। तो आपको यहीं से स्टार्ट करना चाहिए, आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो मैंने लिया यहाँ पर 6 की पावर 2 कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7। ऐसे हम लिख देते हैं कि 6 की पावर 2 मतलब 36 आ रहा है। 36 को अगर आप डिवाइड करते हो 7 से तो आपके पास जो रिमाइंडर है इसका ये आ जाएगा 1। अब उसके बाद आपको जितनी पावर यहाँ बढ़ानी है उतनी पावर आप बढ़ा दो। जैसे यहाँ पर पावर 12 तक जाना है हमें, तो 12 तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 की पावर 2 की पावर लेनी पड़ेगी हमें 6, क्योंकि पावर से पावर होती है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। और यहाँ पर आ जाएगा पावर, अगर आपने यहाँ भी 6 करी है तो यहाँ भी 6 करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी होती है। तो ये आ गया 6 की पावर 12 कॉन्ग्रुएंट टू 1 की पावर, तो आप कितनी भी कर लो 1 ही रहेगा। इसीलिए 1 लाने से क्या होता है, हमारा आंसर जो है काफ़ी आसान हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर अगर 1 हो या -1 हो तो पावर कितनी भी करोगे या तो आंसर 1 आएगा या -1 आएगा, आपको ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो यानी हमारे पास वैल्यू आ गई 6 की पावर 12 mod 7 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। यानी 6 की पावर 12 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हो तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा 1। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता फाइंड द कॉन्ग्रुएंस क्लास ऑफ 4 mod 9। अब यहाँ पर 4 mod 9 की आपको कॉन्ग्रुएंस क्लास फाइंड करनी है। तो हमने मान लिया ऐसे कि लेट ए इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 9। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप इसको कॉन्ग्रुएंस में ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अगर हम 4 को इधर लेकर आएंगे यानी a -4, तो जो यहाँ पर जो भी नंबर आएगा वो 9 से डिविजिबल होगा। यानी हम लिख देंगे 9k, वेयर k इज एनी इंटीजर, वेयर k इज एनी इंटीजर। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो आपको तो वैल्यू एक ही चाहिए, तो इस -4 को आप उधर शिफ्ट कर दो तो a इक्वल्स टू 9k प्लस 4, ये बना। अब यहाँ पर बारी बारी से आप k की वैल्यू डाल के चेक करे हुए और वहाँ से आप a की वैल्यू निकालते हुए चलोगे। तो a की वैल्यू अगर k की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूँ तो उस केस में क्या होगा, a इक्वल्स टू, ये तो सारा 0 हो जाएगा, 0 + 4 यानी 4 आ जाएगी। अगर मैं k की वैल्यू +1 लेता हूँ तो ये आ जाएगा आपके पास ऐसे, यहाँ पर +1 लेंगे तो यह 9 हो जाएगा, 9 + 4 यानी 13 हो गया। अगर -1 भी तो पॉसिबल है, -1 लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा -9 + 4 यानी आ जाएगा -5। तो इस तरह से आप 2-3 वैल्यू निकाल के दिखा दो। तो आंसर हमारा क्या बना, हमने जब 0 रखा तो वैल्यू आई 4। ठीक है, जब हमने 1 किया तो वैल्यू और बढ़ गई हमारे पास 13, कम किया तो वैल्यू आ गई -5। ऐसे अगर मैं एक वैल्यू और निकालूंगा, अगर मैं 2 रख के निकालूंगा तो इसके अंदर 9 और आप ऐड कर देना यानी 22। ठीक है, इसके अंदर से 9 आप कम कर देना यानी -14। तो इस तरह से आप इस साइड भी जितनी मर्जी वैल्यू लेके जा सकते हो और इस साइड भी आप जितनी मर्जी वैल्यू लेके जा सकते हो। तो अपने आंसर को आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो कि आपने वैल्यू ली यहाँ पर 4 0 रखने पर। ठीक है, 4 आ गई वैल्यू। उसके बाद आपने +1 या -1 रखा। ठीक है, +1 या -1 रखा तो आपके पास एक नई वैल्यू आ जाएगी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 4 + -1। अगर हम
प्लस माइनस 9, 1 9। जो यहाँ पर के साथ जो नंबर होगा वो आपको ऐड कर देना है। 4 + 9 करेंगे 13 आ जाएगा, 4 - 9 करेंगे -5 आ जाएगा। उसके बाद फिर आगे अगर आपको दूसरी और वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगा, 4 ± 18, 4 ± 27। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये भी लिखने का तरीका ठीक है, ये भी लिखने का तरीका ठीक है, दोनों में से आप किसी भी फॉर्मेट में लिख देंगे आंसर आपका ठीक ही माना जाएगा। ठीक है, और ये जो कॉन्ग्रेंस क्लास ऑफ 4 mod 9 लिखा होता है, इसको कई बार ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 4 mod 9। तो ऐसे लिखा हुआ या आपको वर्ड्स में लिखा हो, दोनों का मतलब एक ही है। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को इसको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ कहता है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिविजिबल बाय 7। अब ये सारे नंबर है, इनको अगर 7 से हम डिवाइड करें, इनकी मल्टीप्लिकेशन को 7 से डिवाइड करें तो इसका आंसर क्या आएगा। अब यहाँ पर ये मैं सारे आपको करा रहा हूँ सब्जेक्टिव के हिसाब से। ठीक है, ऑब्जेक्टिव होगा तो आप बहुत सारी चीज़ें स्किप कर सकते हो, लिखने का तरीका जो है वो स्किप कर सकते हो, सीधा वन आंसर ले सकते हो। जैसे हमने जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करे थे, एमसीक्यू क्वेश्चंस करे थे, उसमें जैसे मैंने आपको बताया था, अब वैसे कर सकते हो। तो यहाँ पर 127, 137 जितने भी है ना, सबका मोड अलग अलग कर दो आप। तो 127 mod 7, 137 mod 7, 23 mod 7, 50 mod 7, 235 mod 7, 15 mod 7। अब आपको सबको अलग अलग डिवाइड करना है। ठीक है, 127 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 × 1 = 7, बचेंगे 5, बन जाएगा 57, और 7 × 8 = होता है 56, मतलब यहाँ से रिमाइंडर बचेगा 1। तो जो जो रिमाइंडर बचेगा वो आप लिखते चलो। यहाँ पर आप करोगे 7 × 1 = 7, तो 13 में से 7 गए 6, यानी 67 बन गया, और 7 × 63 होता है, मतलब रिमाइंडर बच गया 4। अब इसको चाहे आप लिख लिख के करो, चाहे वर्बली कर लो डिवीजन को, ये आपकी कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड है कि आप कैलकुलेशन कैसे करते हो। ठीक है, यहाँ पर आएगा 7 × 21, 2 रिमाइंडर बचेगा। यहाँ पर 49 हो जाएगा तो 1 रिमाइंडर बचेगा। यहाँ करेंगे 7 × 21, 2 बचेगा, 25 आएगा, 7 × 21 फिर 4 बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा। अब जितने रिमाइंडर बचे इन सबको वापस इकट्ठा कर दो। क्या क्या है यहाँ पर, 1 4 2 1 4 1 mod 7। इन सबको मल्टीप्लाई करो, 4 × 2 = 8, 8 × 4 = 32, और 32 को डिवाइड करके देखो आप 7 से, तो आपके पास रिमाइंडर बचेगा कितना, 7 × 4 = 28, यानी रिमाइंडर बचेगा 4। तो यानी जो इसको डिवीजन करने पर जो आपका रिमाइंडर आएगा, आपके पास 4। ठीक है, इस तरीके से अगर मल्टीप्लाई में हो यहाँ पर, या फिर एडिशन में हो, सब्ट्रैक्शन में हो, तो आप सभी क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें कहता है कि व्हाट टाइम विल इट बी आफ्टर 1250 आवर्स इफ द प्रेजेंट टाइम इज 9 PM। अभी का जो टाइम है वो 9 PM का टाइम है, और अब से 1250 आवर्स के बाद कितना टाइम होगा। तो जब यहाँ पर ये AM PM के बारे में आपसे पूछेगा तो हमेशा आपको mod 24 ही फाइंड करना है। जब ये सिंपली कहे कि भाई अभी 9 o'clock का टाइम है, तो 1250 के बाद कितना टाइम होगा, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको mod 12 कर लेना है। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आपको ऐसे ही आते हैं, AM PM वाले क्वेश्चन आते हैं। तो mod 24 हम इसका निकालेंगे, तो 1250 का mod 24 निकालते हैं, मतलब कितना रिमाइंडर बचता है ये निकालते हैं। तो 1250 को आप डिवाइड कर लोगे 24 से, 24 × 5 = 120, 24 × 2 = 48, तो 2 रिमाइंडर बच रहा है। तो 2 रिमाइंडर बचने का मतलब है कि जो 1250 आवर्स है इज इक्विवेलेंट टू 2 आवर्स। ठीक है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर एक पूरा दिन कंप्लीट होता है, तो ऐसे कई दिन करने के बाद आपके पास 2 घंटे एक्स्ट्रा बचेंगे। जो 2 घंटे एक्स्ट्रा बचेंगे उस टाइम को इसमें आप ऐड कर दो, तो जो रिक्वायर्ड टाइम है आपका वो आ जाएगा 9 PM में। अगर आप 2 आवर्स ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा आपका 11 PM।
फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 17 रेज टू पावर 17। कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें लास्ट डिजिट पूछी गई है, ऐसे क्वेश्चन में आपको निकालना पड़ेगा मॉड 10। ठीक है, चाहे यहाँ पर पावर वाला क्वेश्चन हो चाहे मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन हो, जब भी ये पूछेगा लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट तो आपको निकालना है मॉड 10। तो मॉड 10 हमें इसका निकालना है, तो फिर आपको वैसे ही कोशिश करनी चाहिए कि 17 की पावर आप कितनी लें ताकि आपके पास रिमाइंडर या तो 1 आ जाए या -1 आ जाए। अगर मैं 17 ही लेके चलता हूँ तो रिमाइंडर मेरा 7 आएगा या फिर -3 आएगा। तो मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ 17 की पावर 2, ये होता है 289। और 289 को अगर हम डिवाइड करेंगे 10 से, 289 को अगर हम डिवाइड करेंगे 10 से तो क्या हो सकता है। तो अगर आप सोचते हो कि रिमाइंडर 9 आएगा तो नहीं, हम वो काम नहीं करेंगे। आप ये सोच रहे होगे कि 10 2 = 20 कर दिया और 10 8 = 80 कर दिया जी, रिमाइंडर सर 9 आ गया, फ़ायदा क्या हुआ, उससे बढ़िया तो 7 ही था, थोड़ा छोटा तो था। हम इसमें दूसरी अप्रोच यूज़ करने वाले हैं। हम 289 को हम ऐसे करेंगे, तो 10 2 = 20 हो गया। यहाँ पर हम 8 की जगह 9 लेंगे, 10 9 = 90। अब इसके बाद क्या होता है, इसमें से हम इसको माइनस करते हैं। ठीक है, ये मतलब होता है इसका 89 - 80। तो यहाँ भी हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो इसका मतलब हो गया कि रिमाइंडर आ गया -1। तो रिमाइंडर हमारा -1 आ जाए या 1 आ जाए, सबसे बेस्ट रहता है। तो हम लेंगे 17 की पावर 2 और रिमाइंडर आ गया हमारा -1 मॉड 10। ठीक है, अब आपको देखो 17 की पावर 17 तक जाना है। अब 17 2 की टेबल में 17 तो आएगा नहीं, तो 2 की पावर में कर देता हूँ 8, तो उससे आप 16 तक तो पहुंच ही जाएंगे। और यहां पर भी पावर 8 कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 17 की पावर 16 और ये आ जाएगा आपका +1। अब 17 की पावर 16 तक तो आ गए, लेकिन जाना तो 17 तक है, यानी एक पावर हमें और चाहिए। अब यहां पर हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, 17 को इधर कर देते हैं और 17 को हम इधर भी कर देते हैं। तो ये बन गया 17 की पावर 17 और ये आ गया आपके पास 17। और 17 को अगर आप डिवाइड करते हैं 10 से तो आपके पास आंसर बचेगा 7। यानी इसकी जो लास्ट डिजिट है, अच्छा लास्ट जो क्वेश्चन जो भी पूछा गया होगा ना, लास्ट में अपने वर्ड्स में आंसर जरूर देना है आपको। लास्ट डिजिट आपके पास क्या आ गई है, 7 आ गई है। जो उसमें पूछा गया उसमें रिमाइंडर बोला है तो रिमाइंडर लिखो, लास्ट डिजिट बोला है तो लास्ट डिजिट लिखो, जैसा भी क्वेश्चन में बोलेगा वैसा आपको वहां पर लिखना चाहिए। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कहता फाइंड द लास्ट 2 डिजिट। यहाँ पूछ रहा है लास्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट का मतलब है आपको मोड 100 निकालना है। लास्ट 3 डिजिट का मतलब है आपको 1000 निकालना है। ठीक है, जितनी डिजिट पूछ रहा है ना उतने जीरो पीछे होने चाहिए, ध्यान रखें। तो आपके पास 3895 7789, इसका आपको निकालना है मोड 100। मोड 100 तो अब दोनों को अलग अलग कर लेते हैं पहले। 3895, ठीक है, मोड 100 इंटू 7789 मोड 100। अब 100 से अगर आप डिवाइड करोगे तो यहाँ भी आपके पास दो तरीके बनेंगे। अगर मैं इसको 100 से डिवाइड करूँ तो एक तरीका तो होगा कि मैं रिमाइंडर रखूँ 95, कि लास्ट के जो 2 डिजिट बचेंगे ना वही आपका रिमाइंडर बचेगा अगर आप इसको 100 से नॉर्मली डिवाइड करोगे तो। लेकिन फिर हम यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ी अप्रोच यूज़ करेंगे, मतलब जो हमें हमारे काम को आसान कर दे। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे ना करके हम ऐसे करेंगे, 100 से जब हमने इसको डिवाइड किया 3 पे गया, 5 ऊपर से उतार लिया, अब ये 9 पर गया तो रिमाइंडर आपका -5 आ गया, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था। ठीक है, रिमाइंडर -5 आ गया, तो हम यहाँ पर -5 लेंगे ना कि 95। ऐसे अगर आप 7789 को अगर आप 100 से डिवाइड करने जाओगे तो या तो 89 आएगा या -11 आएगा। तो यहाँ भी आप -11 रखो। अब देखो आपका क्वेश्चन उससे काफ़ी हद तक छोटा हो गया। अगर आप यहाँ पर 95 रखते, यहाँ पर 89 रखते तो हमें उन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता। अब हमने रखा है -5 और -11, अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यह आ जाएगा 55 और 55 जो 100 से छोटा होता है तो यही रिमाइंडर बचेगा, यानी यही हमारी लास्ट की 2 डिजिट बचेंगी। ठीक है, तो हमने ये अप्रोच यूज करी माइनस वाली, तो उससे हमारा क्वेश्चन काफ़ी छोटा हो गया, काफ़ी टाइम आपका यहाँ पर सेव हो गया। इसलिए इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा ध्यान रखना कि आपको क्या अप्रोच यूज करनी चाहिए। नेक्स्ट में कहता है कि फाइंड द एडिशन मॉडुलो 7 इफ ए एंड बी आर 12 and 6 रिस्पेक्टिवली। 12 और 6 का आपको एडिशन मॉडुलो फाइंड करना है। 12
एडिशन मॉडुलो ऑफ 7 एंड 6। तो ये जो स्टेटमेंट इसने लिखा है ये ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है कि फाइंड दिस। तो यहाँ पर एडिशन है और जो मॉडुलो होता है वो यहाँ पर नीचे लिखा होता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, 12 और 6 को इनको ऐड करना है और इनका मॉड 7 निकालना है। क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं, बस समझने में दिक्कत है कि आपको क्या दिया हुआ है। तो 12 और 6 18 हो गया। 18 को अगर आप डिवाइड करते हैं 7 से, सो 7 2 14, 4 बचेगा आपके पास रिमाइंडर, यानी हमारे पास जो आंसर है ये आ गया 4। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में कहता है फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। तो अब ये जो कंडीशन आपको दी हुई है x + 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 32 mod 7, ये जो कंडीशन हमें दी हुई है इस 32 को हम इधर लेकर आएंगे और यहाँ पर जो नंबर आएगा ये 7 से डिविजिबल होगा 7 के, और यहाँ पर आप दिखाओ वेयर k इज एनी इंटीजर। ठीक है, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने वन शॉट देखा हुआ है, समझा हुआ है चैप्टर, तो बिल्कुल जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पर 7K मैंने डायरेक्टली क्यों लिख दिया। आई थिंक ये आप सबको अच्छे से आता होगा, जिसको नहीं आता होगा वो वन शॉट देख ले या फिर डिटेल वाले वीडियोज़ देख के कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर कर लो। अब यहाँ पर आ गया x - 31। अब आप 31 को उधर शिफ्ट करो, तो पीछे हमने जो क्वेश्चन किया था वैसे ही बन गया ये क्वेश्चन कि आपने k की वैल्यू लेनी है, k की वैल्यू आपने 0 रखनी है, तो x की वैल्यू आपके पास बनेगी 0 + 31 यानी 31। k की वैल्यू अगर आपने +1 रख दी तो ये बनेगा यहाँ पर 7 + 31 यानी 38 हो जाएगा। अगर आपने k की वैल्यू 2 रख दी, अब माइनस वाली भी रख के दिखा सकते हो, 7 2 14 बन जाएगा यहाँ से, + 31 45, मतलब 7 7 जो नंबर यहाँ पर होता है ना k के साथ वही नंबर आपका ऐड होता है या वही नंबर आपका सब्ट्रैक्ट होता है। तो जो नंबर आपके पास क्या बना 31 38 45 डॉट 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 डॉट, और डॉट आपको इस साइड भी लगानी है कि ऐसा नहीं कि उधर इधर लगानी है। ठीक है, यहाँ भी लगानी है क्योंकि अगर आप वैल्यू माइनस करोगे ना तो ये वैल्यू कम होती जाएंगी, तो दोनों तरफ ऐसे डॉट लगाकर आपको छोड़ देना है। ठीक है, या फिर वही प्लस माइनस वाले तरीके से वैसे भी लिखना चाहो वैसे भी लिख सकते हो। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ बता देर आर 81 बॉक्सेज विद 21 आर्टिकल्स इन ईच। कह रहा है हमारे पास 81 बॉक्सेज हैं और एक बॉक्स के अंदर 21 आर्टिकल हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर 21 आर्टिकल्स हैं और इस तरह के हमारे पास 81 बॉक्सेज हैं। तो आप पहले ये पता कर लो कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल है कितने। ठीक है, टोटल आर्टिकल्स, तो टोटल आर्टिकल्स आएगा 21 इंटू में 81। अभी इसको मल्टीप्लाई हम नहीं कर रहे, ऐसे ही छोड़ दो अभी। ठीक है, आगे देखो, व्हेन वी रीअरेंज ऑल द आर्टिकल्स सो दैट ईच बॉक्स हैज 5 आर्टिकल्स। अब हम क्या करते हैं, इन आर्टिकल्स को इन बॉक्सेस में से निकाल के कुछ दूसरे बॉक्सेस के अंदर डालते हैं, लेकिन उस बॉक्सेस के अंदर आपको सिर्फ 5 आर्टिकल रखने हैं। ठीक है, एक बॉक्स के अंदर आपको 5 आर्टिकल रखने हैं। तो कहता है हाउ मेनी आर्टिकल्स विल बी लेफ्ट आउट विदाउट ए बॉक्स। तो उस बॉक्स में रखे बिना, यानी बॉक्स में सारे हमने जब आर्टिकल रख देंगे 5-5 करके, तो कितने आर्टिकल ऐसे होंगे जो बॉक्स के बाहर रह जाएंगे, यानी जो बॉक्स कंप्लीट नहीं करेंगे। यानी सिंपल है कि आपको यहाँ पर भी मॉड निकालना है। किसका मॉड निकालना है, 21 81 का मॉड निकालना है। और मॉड क्या निकालेंगे, मॉड 5, क्योंकि बॉक्स के अंदर 5 आर्टिकल हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करा था, क्योंकि अब मैं दोनों को अलग अलग मोड निकाल दूंगा, वो सिंपल पड़ेगा, बजाय मैं इसमें मल्टीप्लाई में टाइम वेस्ट करूँ। तो मैं यहाँ पर ऐसे कर दूंगा 21 mod 5 इंटू 81 mod 5। अब 21 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, और 81 को करेंगे तो भी 1 ही रिमाइंडर आएगा, और इस 1 को और इस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे और mod 5 कर देंगे, यानी हमारे पास 1 mod 5 बचेगा। यानी बॉक्स के बाहर जो एक आर्टिकल जो उसने पूछा है कि हाउ मेनी आर्टिकल विल बी लेफ्ट, यानी 1 आर्टिकल विल बी लेफ्ट, 1 आर्टिकल विल बी लेफ्ट फ्रॉम द बॉक्स। ठीक है, इस तरह से आप अपने आंसर को मेंशन कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर कहता है, अब ये आ गए हम मिक्सचर एंड एलिगेशन पर। तो लगभग जो कांग्रेस मॉडुलो के जितने टाइप के क्वेश्चंस हो सकते थे वो सब मैंने आपको बता दिए। ठीक है, इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आ जाना चाहिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट मिक्सचर एंड एलिगेशन पर। यहाँ पर कहता है द एवरेज सैलरी पर वर्कर ऑफ द एंटायर स्टाफ ऑफ ए पॉलीथीन बैग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंक्लूडिंग मशीन ऑपरेटर एंड लेबर्स। मशीन ऑपरेटर है, लेबर्स है,
और उनकी जो मीन सैलरी है वो है 7500। द एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ द मशीन ऑपरेटर इज ₹25,000। जो मशीन ऑपरेटर है उनकी एवरेज सैलरी आपके पास 25,000 है, एंड दैट ऑफ लेबर इज ₹6,000। लेबर की एवरेज सैलरी 6,000 है। फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर इन द यूनिट इफ देयर आर 3 मशीन ऑपरेटर। अब इसने आपको 3 मशीन ऑपरेटर के बारे में तो बता दिया, और आपसे पूछ रहा है कि जो नंबर ऑफ लेबर्स हैं वो कितने, नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो कितने हैं। तो नंबर ऑफ वर्कर्स निकालने के लिए पहले आपको नंबर ऑफ लेबर्स निकालने पड़ेंगे। तो मिक्सर एलिगेशन के कंसेप्ट में अगर मैं इसको रखूं तो मशीन ऑपरेटर की जो सैलरी है वो है मीन है वो तो 7500, मशीन ऑपरेटर की सैलरी है 25,000। तो यहाँ पर रखो आप 25,000। जो लेबर्स है उनकी सैलरी रखो आप यहाँ पर 6,000, और इन सबका जो मीन है वो रखो आप यहाँ पर बीच में। ठीक है, यहाँ पर जो बेसिक कंसेप्ट वाली जो वीडियोस थी उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है कि आप यहाँ पर चीपर और डियर के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना कि पहले चीपर रखना है फिर डियर रखना है। मैंने यहाँ पर पहले डियर रख दिया है, पहले बड़ी वाली वैल्यू रख दी है, तो उससे आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आपको बस ये देखना होता है कि पूछा क्या गया, उसके हिसाब से आपको अपना आंसर देना होता है। तो अब यहाँ पर आपके पास ये हमने रखी मीन सैलरी किसकी, मशीन ऑपरेटर की, और मशीन ऑपरेटर कितने हैं, 3 मशीन ऑपरेटर हैं। तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ 3, और ये कितने हैं ये हमें फाइंड करने होंगे। तो ये आपके पास इस तरह से कंसेप्ट ऐसे बन गया। अब यहाँ पर जो हमारे पास फार्मूला रहता है मिक्सर एलिगेशन का, हम यहाँ पर लेते हैं ये 3/x, मतलब ये इन दोनों की जो रेशो है वो मैंने यहाँ पर एक्स वाई लिखते हैं नॉर्मली, यहाँ पर मैं 3 है तो यहाँ पर मैंने x ले लिया, उससे कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम 3 लिखेंगे तो इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में माइनस करते हैं। अब नॉर्मली इसमें से इसको माइनस करते हैं या अब इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस ध्यान क्या रखना है कि अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूँ तो यहाँ पर इसमें से इसको माइनस करना है, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। जो ये मीन वाली वैल्यू होती है एक बार यहाँ पहले रखिए तो यहाँ बाद में आनी चाहिए, अगर यहाँ बाद में रखिए तो यहाँ पहले आनी चाहिए, बस इतना आपको ध्यान रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी आप माइनस कर लो। तो यहाँ से माइनस करेंगे आ जाएगा 1500, यहाँ से माइनस करोगे आ जाएगा आपके पास 10 - 5 5, 14 - 7 7, और ये यहाँ पर देखो 2 0 ये कैंसिल होगी। 15 से इसको अगर हम काटें तो 3 से पहले इसको काट देते हैं, 3 पंजे 15, 5 से अब इसको काट दो, 5 से 15, 2 बचेंगे और 5 पंजे 25। तो x की वैल्यू आ गई 35। अब x क्या था यहाँ पर, x था यहाँ पर नंबर ऑफ लेबर, पूछा गया है नंबर ऑफ वर्कर, तो नंबर ऑफ वर्कर में तो सुपरवाइजर भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ वर्कर, सुपरवाइजर 3 थे, लेबर हमने निकाले अभी 35, तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर बनेंगे 38। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया एंड में, इसको जरूर ध्यान देना है कि अगर आपसे पूछा था नंबर ऑफ लेबर तो 35 होते, पूछ रहा है नंबर ऑफ वर्कर तो हो जाएंगे 38। इन व्हाट रेशियो मस्ट ए ग्रोसर मिक्स 2 वैरायटी ऑफ टी वर्थ ₹180 per kg and 200 per kg respectively so that selling the mixture at rupees this he may gain 15%। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो 2 तरह की टी आपके पास है उसमें से एक की कॉस्ट प्राइस तो इतनी है, ठीक है, दूसरे की कॉस्ट प्राइस इतनी है, तो हम उसे कितने में, उस मिक्सर को, दोनों को मिक्स हमने कर दिया, मिक्स करने के बाद हम उसको कितने में बेचें कि हमें 15% का प्रॉफिट हो। कितने में बेचे नहीं, ये तो दे ही रखा है इसने कि कितने में बेचें तो हमें 15% का प्रॉफिट होगा। तो आपको ये फाइंड करना है कि जो एक्चुअल में मिक्सर की जो कॉस्ट है पहले तो वो फाइंड करो कि वो आपको कितनी पड़ी। ये आपको जो दे रखा है ये मिक्सर का सेलिंग प्राइस दे रखा है, इसको आप अगर आपने ऐसे लिख दिया कि यहाँ पर 180, यहाँ पर 200, यहाँ 216.20 तो हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो भाई पहले वाली टी का कॉस्ट प्राइस है, ये दूसरी टी का कॉस्ट प्राइस है, और यहाँ पर आपने रख दिया मिक्सर का सेलिंग प्राइस, तो होना चाहिए कॉस्ट प्राइस, तीनों एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, तो ये भी कॉस्ट होनी चाहिए। अब आप इसकी कॉस्ट निकालना चाहोगे, कॉस्ट के लिए उसने क्या बताया आपको कि जो गेन है वो 15% है। गेन अगर 15% है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 100 + 15 मतलब 115%, यही तो होगा, क्योंकि जो परसेंटेज में होता है वो कंप्लीट कितना होता है 100 है, उस पर मैं कह रहा हूँ कि 15% का गेन मुझे मिल रहा है, तो मतलब मैं 115% की कीमत में उसको टी को मैं बेच रहा हूँ, तो उसका मुझे कॉस्ट प्राइस बताना। ये तरीका मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको फार्मूला याद हो या ना हो, जो सेलिंग प्राइस का फार्मूला या इसका फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस इनटू में 100 और 100 प्लस में
गेन परसेंट आप इससे भी निकाल सकते हो, ठीक है, इस फार्मूले से भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्ट तरीका आपको बता रहा हूँ कि गेन 15% है, सेलिंग कितना हो गया 115%। तो जो आपके पास कॉस्ट था x उसको मान लिया हमने, ठीक है। अब ये सारा काम आपको करके भी दिखाना है क्वेश्चन में, ये नहीं कि भाई रफ में करना है, ये क्वेश्चन में भी करके दिखाना है। कॉस्ट प्राइस अगर हमने x रुपीज़ लिया और उसका 115% हमने निकाला तो वो कितना है 216.20, ठीक है। ये आपके पास सेलिंग कॉस्ट प्राइस था, इसका 115% निकालेंगे तो वो इसके बराबर होगा। इसका परसेंटेज आप हटा देंगे, यहाँ 100 आ गया, इसका भी परसेंटेज आप हटा दो, ये 100 आ गया, ये तो हो गए कैंसिल, इसको ले जाओ नीचे। अब इसको कैंसिल करो, 3 से कर दो पहले, 3 से होगा नहीं, 5 से करो, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौक 20, 5 तिये 15, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 23 से देखो ये पूरा पूरा कट जाएगा कि नहीं कटेगा। 4 इसको डिवाइड कर लेते हैं, कितना आएगा 4324 को अगर हम 23 से डिवाइड करें, 23 1 पे चला जाएगा पहले तो, ये आ गया हमारे पास। अब चला जाएगा ये 8 से, देखो 8 तिये 24, 8 दूनी 16, 16 और 2 18, 12 में से 4 गए 8 और 9 में से 8 गया, फिर बचेगा हमारे पास 1, ऊपर से उतारा हमने 4, तो 8 पर ही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 188, यानी जो सेलिंग कॉस्ट प्राइस है ना इसका, ये आ गया आपके पास 188। अब ये वाला पोर्शन आपको इसमें भी करके दिखाना है, ये आपका फेयर काम है, रफ काम नहीं है, ठीक है। ये वाला तो हिस्सा है, ये आपको करके दिखाना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर आना है कि ये आपके पास पहली वाली टी का प्राइस था, ये दूसरी टी का प्राइस था, और जो मिक्सर का प्राइस है वो हमने निकाल दिया कितना 188, ये यहाँ पर रखना है। अब ये पूछ रहा है कि दोनों हमने किस रेशो में मिक्स करी है, तो इनकी रेशो हम निकाल देते हैं x और y। तो x अपॉन वाई, इसमें से इसको माइनस करोगे आ जाएगा 12, इसमें से इसको माइनस करोगे आ जाएगा 8, 4 से काट देंगे तो रेशो आ जाएगी आपके पास 3 और 2। पहले वाली टी अगर आपने 3 किलो ली है तो दूसरी टी आपने 2 किलो ली है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर कहता है कि 20 लीटर ऑफ मिक्सर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 3:1। अब यहाँ पर आप इसने ना ऑलरेडी आपको क्वांटिटी दे दी है। जब इसने पहले से आपको क्वांटिटी दे दी है और ये कह रहा है कि मिल्क इतना है, वाटर इतना है, तो आसान तरीका तो क्या है कि भाई आप पहले इनकी क्वांटिटी निकाल लो। तो अगर हम मिल्क की क्वांटिटी निकालें, क्वांटिटी ऑफ मिल्क, तो मिल्क की जो रेशो है वो कितनी है 3 है, और रेशो का टोटल कितना है 3 और 1 4 हो गया, इनटू में टोटल क्वांटिटी, यानी 15 लीटर आपके पास मिल्क आ गया। तो जो बाकी बचेगा वो कितना आ गया, वाटर आ गया, तो वाटर आ गया आपके पास 5 लीटर। अब कहता है फाइंड द अमाउंट ऑफ मिल्क इन लीटर्स टू बी एडेड टू द मिक्सर सो दैट मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 4:1। अब ये कह रहा है कि मिल्क में हमने फाइंड द अमाउंट ऑफ मिल्क इन लीटर्स टू बी एडेड, हमने मान लिया है कि लेट x लीटर्स ऑफ मिल्क टू बी एडेड सच दैट, तो हमारे पास अभी कितना था मिल्क, कितना था 15 लीटर था, इसमें हमने अगर x लीटर और ऐड कर दिया, वाटर में तो हमने कुछ नहीं किया, वाटर तो 5 था तो 5 ही रहेगा, लेकिन जो रेशो है वो चेंज होगी, रेशो बन गई इसकी 4 और 1। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 15 प्लस एक्स को 1 से करेंगे तो 15 प्लस एक्स आ जाएगा, 5 इंटू में 4 20 आ गया, 15 को वहाँ ले जाके आप माइनस करोगे तो आपके पास मिल्क आ जाएगा 5 लीटर हमने इसमें ऐड किया है। यूनिट का जरूर ध्यान रखना है कि अगर लीटर मीटर सेंटीमीटर कुछ भी दे रखा है ना तो भाई यूनिट जरूर लिखनी है, यूनिट के भी नंबर कट जाते हैं, तो इसलिए यूनिट का भी ध्यान आपको रखना है कि वो लिखनी है। तो यहाँ पर ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। A retailer has 250 kg of rice, a part of which he sell at 10% profit. The remaining quantity of rice is of low quality and he sold it at 5% loss. Overall, he made a profit of 7%. Find the quantity of rice sold at 5% loss. तो ये कह रहा है कि दो तरह की क्वालिटी उसके पास है, ठीक है, एक हाई क्वालिटी राइस है और एक लो क्वालिटी राइस है। अब वो क्या करता है, उसके पास 250 kg राइस है टोटल, उसमें से एक पार्ट वो 10% पर बेच देता है, 10% प्रॉफिट पर, यानी जो
अच्छी क्वालिटी का राइस है इसको 10% प्रॉफिट पर बेच रहा है, और जो लो क्वालिटी का राइस है उसको 5% के लॉस पर बेच रहा है। अब लॉस बोला इसने तो यहाँ -5% आपको लिखना है, खाली 5% मत लिख देना, नहीं क्वेश्चन आंसर जो आएगा वो गलत आएगा। ओवरऑल ही मेड ए प्रॉफिट ऑफ 7%। अब इन दोनों का जो मिक्सर है, मिक्सर करने के बाद वो आपको 7% का टोटल प्रॉफिट देता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर आपको 10% लेना है, ठीक है, 10%, यह आ जाएगा -5%, यह आ जाएगा 7%, और यहाँ पर आप पहले इसकी रेशो निकालो, फिर उसके बाद हम इसकी क्वांटिटी निकाल देंगे। तो यहाँ से x/y आपने करा, तो -5 में से 7 को माइनस करोगे, यानी -5 - 7% डिवाइडेड बाय 7 - 10%। तो कितना आ गया आपके पास, ऊपर आ गया -12, नीचे आ जाएगा -3, परसेंटेज कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो रेशो तो बनी आपके पास 4 और 1 की। यानी जो अच्छी क्वालिटी का राइस है वो 4 किलो अगर है, तो जो लो क्वालिटी का राइस है वो 1 किलो है। तो आपसे क्वांटिटी किसकी पूछी गई है, फाइंड द क्वांटिटी सोल्ड ऑफ राइस एट 5% लॉस। तो क्वांटिटी ऑफ राइस सोल्ड एट 5% लॉस। तो ये क्वांटिटी आपके पास है 1, इसकी रेशो, और रेशो का टोटल आपके पास है 5, इन 2 में कर दो, टोटल क्वांटिटी कितनी है 250। तो 50 किलो राइस आपने लो क्वालिटी का था जो कि 5% के लॉस पर सेल किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर कहता है कि कंटेनर कंटेन 40 लीटर्स ऑफ मिल्क। एक कंटेनर है जिसके अंदर 40 लीटर्स मिल्क है। फ्रॉम दिस कंटेनर 4 लीटर मिल्क वॉज टेकन आउट एंड रिप्लेस विद वाटर। अब उसके अंदर से हमने 4 लीटर मिल्क निकाल लिया और उसकी जगह वापस पानी डाल दिया। दिस प्रोसेस वॉज रिपीटेड फर्दर 2 more times। यहां पर इस मोर वर्ड का ध्यान आपको रखना है। क्वेश्चन में ये ऐसे भी बोल सकता है कि दिस प्रोसेस रिपीटेड फर्दर 2 times, या दिस प्रोसेस रिपीटेड 2 times, ऐसे लिख सकता है, या फिर लिख सकता है फर्दर 2 more times। तो मोर टाइम्स का मतलब हो गया कि 2 बार, एक बार तो उसने पहले कर दिया, उसके बाद 2 बार और किया, मतलब टोटल 3 बार ये प्रोसेस किया गया। हाउ मच मिल्क इज देयर इन द कंटेनर नाउ। तो उस कंटेनर के अंदर कितना मिल्क था। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो आपके पास ओरिजिनल क्वांटिटी होती है उसको हम ले लेते हैं x, और जो क्वांटिटी आप रिप्लेस कर दें उसको ले लेते हैं y। और क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट आफ्टर 3 डाइल्यूशन। 3 बार हमने उसको डाइल्यूट किया, मतलब 3 बार हमने काम किया कि 4 लीटर निकाला, 4 लीटर वापस उसके अंदर पानी डाल दिया। तो अब इसमें जो फार्मूला होगा हमारे पास, मैं यहाँ पर पहले 3 की जगह यहाँ पर n कर देता हूँ। तो फार्मूला क्या होता है, x इंटू में 1 - y/x रेज टू पावर n। जो भी क्वेश्चन आप करोगे जहां फार्मूला यूज होना है, फार्मूला जरूर आपको लिखना चाहिए। और एक्स वाई अगर आपने क्वेश्चन के अंदर दिए हुए हैं तो ठीक है, नहीं दिए हुए हैं, आप खुद से एक्स वाई ले रहे हो तो उसको आपको लिखना भी है कि लेट एक्स इज दिस। ठीक है, ये मत सोचना कि एग्जामिनर अपने आप समझ लेगा सब कुछ कि एक्स क्या है वाई क्या है, आपको एक्सप्लेन करना है। तो एक्स यहाँ पर हमने लिया था 40, जो हमने बाहर निकाला था वो था 4 डिवाइडेड बाय 40, और ये प्रोसेस रिपीट हो गया 3 टाइम्स। 4 से हम इसको कैंसिल कर देते हैं, तो 10 - 1 यानी 9/10 रेज टू पावर 3। तो 9 की पावर 3 होता है 729, और ये आ जाएगा आपके पास 1000। एक ही कैंसिल, बाकी कैंसिल मत करो। 4 9 जा 36, 4 2 जा 8 और 3 11, 4 7 जा 28 प्लस 1 29 डिवाइडेड बाय 100 मीन्स 29.16 लीटर्स। 3 बार डाइल्यूशन करने के बाद जो उसके अंदर मिल्क की क्वांटिटी थी वो 29.16 लीटर्स रह गई। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, जो टॉपिक है हमारा बोट्स एंड स्ट्रीम्स। अब बोट्स एंड स्ट्रीम्स के जो क्वेश्चंस हैं, जैसे यहाँ पर कहता है कि एक मैन रोज 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब होता है कि जब आप फ्लो के अगेंस्ट जाते हो, ठीक है, एंड 25 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम होता है जब आप फ्लो के साथ चलते हो, और टाइम आपको दे रखा है 5 आवर्स दोनों का। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द करंट। तो करंट मतलब पानी का जो फ्लो है उसकी स्पीड कितनी है।
तो अब यहाँ पर अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप सीधा एक काम कर सकते हो कि जो अपस्ट्रीम की जो स्पीड होती है उसको हम नॉर्मली डिनोट करते हैं यू से, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आपको निकालना पड़ेगा, ठीक, आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि यू आप क्या ले रहे हो, ठीक है। अपस्ट्रीम की स्पीड हम डिनोट करते हैं वी से, डाउन स्ट्रीम की हम करते हैं यू से। तो मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम बी यू एंड वी, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। जो टाइम आपको दिया है वो 5 आवर्स का टाइम है। तो अगर हम यहाँ से स्पीड निकालें, यू निकालें, तो डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है वो क्या आपके पास, डाउन स्ट्रीम का जो टाइम है वो 5 आवर्स है और डिस्टेंस है 25। तो फार्मूला रहता है स्पीड निकालने का डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी 25 अपॉन में 5, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो आपके पास u की वैल्यू आ गई। अब v की निकालो, ये भी आपके फार्मूला तो वही रहना है बट डिस्टेंस चेंज हो गया, 15 अपॉन में 5, ये आ गया आपके पास 3 किलोमीटर पर आवर। लेकिन पूछा इसने स्पीड ऑफ करंट, यानी पानी का जो फ्लो है उसकी स्पीड कितनी है। अब इसमें आप मान के चलोगे लेट x एंड y बी द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ये मैं इसी क्वेश्चन में लिख के दिखा रहा हूँ आपको, बाकी आपको एग्जाम में ध्यान रखना, लिखना जरूर है। एंड स्पीड ऑफ करंट, ठीक है, यहाँ यूनिट और लगा देना, किलोमीटर पर आवर, यहाँ भी किलोमीटर पर आवर। तो जो डाउन स्ट्रीम स्पीड होती है उसका मतलब क्या होता है कि जो बोट की स्पीड है और जो फ्लो की स्पीड है दोनों को ऐड कर देते हैं, मतलब x प्लस वाई ये बराबर होता है u के। तो x आपके पास x और y नहीं है, हमारे पास u है, तो ये आ गया आपके पास 5। और जो डाउन स्ट्रीम होता है, अपस्ट्रीम होता है, वो होता है x माइनस वाई, यानी x माइनस वाई की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, 3। ये दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर दो, ठीक है। दोनों को सॉल्व करोगे तो देखो y से y कैंसिल हो जाएगा, x और x 2x इक्वल्स टू 8, यानी x की वैल्यू आ गई आपके पास 4। हमसे पूछी गई है y की वैल्यू स्पीड ऑफ करंट, तो इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करेंगे तो आ जाएगा x प्लस 4 इक्वल्स टू 5, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 1, सॉरी y की, यहाँ पर लिखना था y, यहाँ पर x की वैल्यू डालनी थी, तो 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, यानी y की वैल्यू आ गई आपके पास 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब क्वेश्चन अगर ये एमसीक्यू में होता तो हम फटाफट इसको कर देते, लेकिन सब्जेक्टिव है तो आपको सारी चीजें दिखानी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 16, इसमें कहता है पर्सन कैन रो ए बोट 5 किलोमीटर एंड आर इन स्टिल वाटर, यानी ये हो गया आपके पास x। अब मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं सीधा लिख रहा हूँ, इट टेक्स थ्राइस एज लॉन्ग टू रो अप स्ट्रीम एज टू रो डाउन स्ट्रीम। जो डाउन स्ट्रीम का टाइम होता है उसको हम t1 काउंट करते हैं और जो अप स्ट्रीम का टाइम होता है उसको हम t2 काउंट करते हैं। तो ये कह रहा है कि इट टेक्स हिम थ्राइस एज लॉन्ग टू रो अप स्ट्रीम एज टू रो डाउन स्ट्रीम, यानी जितना टाइम आप डाउन स्ट्रीम जाने में लगाते हैं उसका 3 गुना टाइम लगता है हमें अप स्ट्रीम आने में। ध्यान रखना है कि हमेशा अप स्ट्रीम का टाइम हमेशा ज़्यादा होगा, कभी अगर स्टेटमेंट से कन्फ्यूजन हो तो कोई बात नहीं, ध्यान रखना कि जो अप स्ट्रीम है उसका टाइम हमेशा ज़्यादा होगा। तो अगर मैं T1 को ले लेता हूं k आवर्स, तो T2 को हम ले लेंगे 3k आवर्स, ठीक है। ये T2 हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। अब ये कह रहा है कि फाइंड द रेट एट विच द स्ट्रीम इज फ्लोइंग, मतलब y आपसे पूछ रहा है। तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है ये होता है हमारे पास x अपॉन वाई इक्वल्स टू T2 प्लस T1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। तो x हमारे पास 5 है, y हमसे पूछा है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4k और इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2k। तो y को उधर लाएंगे, 2 को नीचे लाएंगे, या ये आ जाएगा आपके पास 5 अपॉन 2, दैट मीन्स 2.5 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहता है कि द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। जो स्पीड ऑफ बोट है ये आपके पास है 12 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स x हमारे पास 12 है, y हमारे पास 2 है। अमित रो टू ए प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 70 किलोमीटर, डिस्टेंस 70 किलोमीटर है,
एंड रिटर्न बैक्स टू द ओरिजिनल पॉइंट, फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय हिम। टोटल टाइम आपको निकालना है, ठीक है, यानी टी आपको निकालना है T2 प्लस T1, आने और जाने दोनों का टोटल टाइम। तो जब आपको आने जाने का टोटल टाइम निकालना होता है या फिर दिया हुआ होता है, तो इसमें जो डिस्टेंस का फार्मूला हम यूज़ करते हैं, फार्मूला ज़रूर मेंशन करना, ये वाला फार्मूला हमारा होता है। तो डिस्टेंस आपको 70 दिया हुआ है, ये आपको निकालना है, x का स्क्वायर करेंगे, y का स्क्वायर करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 इंटू में x। तो 12 2 24, इधर ले आएंगे, इधर आ जाएगा आपके पास 144 माइनस 4, और ये आ जाएगा यहाँ से 140। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल कर दो, 7 2 14, 2 से आप इसको भी कैंसिल कर दो, तो टाइम आ जाएगा आपके पास 12 आवर्स। यानी आने और जाने में जो टोटल टाइम लगेगा वो है इसका 12 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है बोटमैन टेक्स हाफ एज मच टाइम इन रोइंग इज बोट फॉर ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम देन अप स्ट्रीम। तो पीछे हमने जो थ्राइस वाला क्वेश्चन था उसी तरह का क्वेश्चन है लगभग, कि यहाँ पर अगर हमने T1 का टाइम लिया K आवर्स, तो T2 का टाइम लेंगे हम 2K आवर्स। ठीक है, क्योंकि इसने हाफ दिया था, तो ये अगर 2K है तो ये K हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको K लोगे तो ये फिर आपको K/2 लेना पड़ेगा। वट इज द रेशो बिटवीन द स्पीड ऑफ रोइंग द बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। एक्स और वाई की रेशो निकालनी है, तो सिंपल फार्मूला इसका यही T2 प्लस T1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2K प्लस में K, नीचे आ जाएगा 2K माइनस K, तो ये आ जाएगा 3:1। ठीक है, 3 और मतलब 3 K आएगा और नीचे K आएगा, ये कैंसिल होने के बाद 3:1 आ जाएगा, तो x और y की रेशो बनेगी 3:1। ए बोट रोज ए डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एट 13 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस आपको दिया है इसने 12 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ, डाउन स्ट्रीम जा रही है, और डाउन स्ट्रीम का मतलब हो गया u, एंड कवर द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम एट 7 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया v। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बोट। तो बोट की एवरेज स्पीड निकालनी है, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको x और y की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पर d की कोई ज़रूरत है नहीं। तो आप यहाँ से u का मतलब होता है x प्लस वाई, और v का मतलब होता है x माइनस वाई। ये दो इक्वेशन बन गई, इनको सॉल्व कर दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10, x की वैल्यू 10 यहाँ पर पुट करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो एवरेज स्पीड निकालेंगे, एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स। तो x की वैल्यू हमने निकाली है 10, y की 3 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो गया 100 माइनस 9, तो 91/10 मतलब 9.1 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पे चलते हैं, कहता है कि 2 पाइप्स A and B कैन फिल ए टैंक इन 1.5 hour and 1 hour respectively. A pipe C can empty the tank in 2 hours. If all the 3 pipes are opened simultaneously, how long does it take to fill the empty tank? इस तरह का क्वेश्चन पिछले साल भी आया था, उससे पिछले साल भी आया था, कि जब 3 पाइप आपको दे रखे हैं, 2 भर रहे और 1 खाली कर रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको जो टाइम दिया होता है, जो ये टाइम दिया होता है, इसको आपको अपॉन में ले जाना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं कि पार्ट ऑफ टैंक filled by A, B and C in 1 hour। तो जो टाइम इनका दिया होगा उसको आपको अपॉन में लिखना है, 1 अपॉन जो भी टाइम दे रहा है 1/2 दिया है तो 1/2 लिख देते हैं। जो भर रहा है, ठीक है, उसको प्लस में करेंगे, जो खाली कर रहा है उसको माइनस में कर देंगे। तो यहाँ पर इसको सीधा 1/2 मत लिख देना, इसलिए मैंने इसी क्वेश्चन को पिक करा है कि यहाँ पर आप मिस्टेक ये कर सकते हो कि यहाँ 1/2 लिखा है, आप सीधा इसको मतलब ऐसे ना लिख दो 1/2, ऐसे लिख दोगे तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2, और 1/1 1 होता है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1/2, 2 3 6 माइनस 1 यानी 5/2। तो जब आप टाइम निकालेंगे तो फिर से इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, 2/5 आवर्स।
ठीक है, ये सारा टाइम आवर्स में था तो ये भी आवर्स में निकलेगा। आवर्स में आप देख रहे हो कि फ्रैक्शन में आ रहा है, ठीक है, ऊपर न्यूमरेटर छोटा है तो आप इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके लिए आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करो, तो 5 से 100 काटेंगे, 12 दूनी 24 यानी 24 मिनट्स। इतनी देर में जो टैंक है हमारा इन तीनों पाइप के थ्रू आराम से फिल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इसमें कहता है कि टू पाइप्स कैन फिल ए सिस्टर्न इन 8 and 12 आवर रिस्पेक्टिवली। द पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली एंड इट टेक्स 12 मिनट्स मोर टू फिल दैट सिस्टर्न ड्यू टू लीकेज। एक पाइप है 8 घंटे में भर रहा है, दूसरा पाइप है 12 घंटे में भर रहा है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर एक लीकेज हो रही है। ठीक है, वो लीकेज क्या कर रही है, जो टाइम उसको लगना चाहिए था एक्चुअली में उससे 12 मिनट ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो जो टाइम एक्चुअली लगना चाहिए था पहले वो टाइम हम निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हम करेंगे पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय ए एंड बी, या पाइप ए पाइप बी जैसे भी लिखा होगा, ठीक है, इन 1 आवर। आ जाएगा 1/8 प्लस 1/12, एलसीएम आ गया इसका 24, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यानी 5/24। तो जो टाइम है वो कितना बना, टाइम टेकन बाय ए एंड बी 24/5 आवर्स। अब 24/5 का मतलब हो गया कि 5 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 4 आवर तो आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, 4 आवर कंप्लीट हो गया, बचा कितना, 5 4 जा 20, 4 और बच गया। तो 4/5 जो बचेगा उसको 60 से कर दो मल्टीप्लाई, यानी आ जाएगा इतने मिनट्स। तो कितना आ गया, 4 आवर एंड 48 मिनट्स। तो इतनी देर में एक्चुअली में वो भर जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं था कि वो एक लीकेज भी हो रही है। उस लीकेज की वजह से 12 मिनट एक्स्ट्रा लग गए। तो एक्चुअल टाइम टेकन कितना हुआ, तो 4 आवर्स 48 मिनट्स में अगर आप 12 मिनट्स और ऐड कर दोगे तो कितना बनेगा, देखो 48 और 12 मिनट को ऐड करेंगे तो 60 मिनट हो गया। 60 मिनट का मतलब हो गया 1 आवर। तो 1 आवर ही हो गया, 4 आवर ही हो गया, मतलब टोटल मिलाकर 5 आवर्स के अंदर आप इसको फिल कर रहे हो। तो हमें ये बताना है कि जो लीकेज है वो कितना टाइम ले रही है। तो हमने मान लिया कि लेट टाइम टेकन बाय लीकेज बी x आवर्स। ठीक है, ये दोनों जो मिलके चल रहे थे, ये दोनों जब मिलके चल रहे थे तो 1 घंटे के अंदर इतना फिल कर रहे थे, तो इन दोनों को इकट्ठा आप लिख सकते हो ऐसे ही 5/24। और जो लीकेज है वो इतनी देर में खाली करेगी, तो इतना पार्ट 1 घंटे के अंदर खाली करेगी। जो टोटल टाइम लग रहा है अब तीनों की वजह से वो 5 घंटे का लग रहा है, यानी 1 घंटे में कितना भरा गया, 1/5। तो ये इक्वेशन आपकी बन गई है, इसको आपको सॉल्व करना है। इसको उधर ले जाओ, 25 4 जा 120 हो गया, 5 5 25, 5 से इसको काटोगे तो आ जाएगा कितना, 24। तो 1/x की वैल्यू आ जाएगी 1/120, यानी x आ जाएगा आपके पास 120। ठीक है, x 120 के मतलब 120 आवर्स, यानी जो लीकेज है टाइम टेकन बाय लीकेज इक्वल्स टू 120 आवर्स। ऐसे आपको अपना आंसर जो है वर्ड्स में छोड़ना है। A cistern can be fitted by two pipes A and B in 12 minutes and 15 minutes respectively. Another tap C can empty the full tank in 20 minutes. If the tap C is opened 5 minutes after the pipe A and B. जो टैप सी हमने वो स्टार्टिंग से नहीं खोला, हमने 5 मिनट के बाद खोला। तो हम पहले 5 मिनट में निकाल लेते हैं कि 5 मिनट में एक्चुअली में कितना काम किया गया। तो पार्ट ऑफ टैंक filled by A and B। अगर मैं यहाँ पर 1 मिनट लिखता हूँ तो क्या करेंगे, 1 मिनट लिखते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 1/12 प्लस 1/15। ठीक है, लेकिन 5 मिनट तक चलाना मुझे इन दोनों को, तभी जो टैप सी है ना उसकी एंट्री तब होगी, यानी पहले इन दोनों का काम हमें देखना है। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली सीधा 5 मिनट वाली लाइन भी लिख सकते हो। उसके लिए बस आपको क्या करना है, इसको आपको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे, 12 और 15 का एलसीएम आ जाएगा 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 5 से ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपके पास 9/12, यानी 3/4 टैंक जो है वो हमने 5 मिनट के अंदर भर दिया है। तो अब
जो टैंक बचा है ना खाली, वो कितना रह गया वो निकाल लेते। रिमेनिंग टैंक, तो 1 में से 3/4 तो भर चुके हैं, यानी 1/4 टैंक अभी हमें और फिल करना है। इतना अभी हमारा खाली टैंक बचा हुआ है। लेकिन इसको फिल करने के लिए जो ए और बी तो वो तो चल रहे थे, वो तो ठीक है, लेकिन जो एक टैप सी है वो आ गया है और वो पानी को खाली कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में पहले हम ये निकाल लेते हैं कि अगर वो तीनों इकट्ठे चल रहे होते तो वो एक टैप को कितनी देर, एक टैंक को कितनी देर में भरेंगे। तो पार्ट ऑफ टैंक filled by A, B and C in 1 minute। तो 1 मिनट के अंदर भर देता 1/12, बी भरता 1/15, सी खाली करता 1/20। तो एलसीएम इनका आ जाएगा 60, ये 5, ये 4, ये 3, 5 4 9, 9 में से 3 गए 6, यानी 1/10। यानी अगर वो तीनों चलते तो ए बी सी कैन फिल ए टैंक इन, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे 10 मिनट्स, कि 10 मिनट के अंदर वो उसको भर देते। ठीक है, तो अब उसको भरना कितना है, अब पूरा टैंक तो हमारा बचा नहीं ना, टैंक तो हमारा इतना बचा है। जब तीनों ये चलेंगे तो हमें सिर्फ इतना टैंक फिल करना है। तो ए बी सी कैन फिल 1/4 टैंक इन 10 को 1/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5/2 का मतलब हो गया 2.5 मिनट, या आप कह सकते हो कि 2 मिनट 30 सेकेंड। तो यानी टोटल टाइम इसने पूछा है हमसे कि टोटल टाइम कितना होगा, फाइंड व्हेन द सिस्टम बिकम्स फुल। तो जब वो चलना स्टार्ट हुआ था तब से हम काउंट करेंगे। तो पहले जो 5 मिनट तक तो इन दोनों ने भरा और बाकी के 2 मिनट और 30 सेकेंड के अंदर इसने भर दिया। यानी जो टोटल टाइम हमारा लगेगा 5 + 2.5 यानी 7.5 मिनट्स। ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर आप 7 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि इन 200 मीटर रेस अनुज कैन बीट परम बाय 35 मीटर और 7 सेकेंड। एक 200 मीटर की रेस है, उसके अंदर अनुज इसको किसको, परम को 35 मीटर या फिर 7 सेकेंड से बीट करता है। तो इसका एक मतलब ये हो गया कि जो परम है उसको 35 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए 7 सेकेंड का टाइम लगेगा। तो इसका मतलब आप परम की स्पीड निकाल सकते हो, स्पीड ऑफ परम को 35 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है, 7 सेकेंड का टाइम लगेगा, यानी इसकी स्पीड बनी 5 मीटर पर सेकेंड। अगर ये इस स्पीड से भागता तो ये जो पूरा रेस कोर्स जो है 200 मीटर का, इसको कितनी देर में ये कवर करता, इसका हम टाइम निकाल लेते हैं। टाइम टेकन बाय परम, यह आ जाएगा जी 200 डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो 40 सेकेंड्स का इसको पूरा टाइम लगता ये पूरा रेस कोर्स कवर करने में। ठीक है, अब हमसे टाइम इसका नहीं पूछा गया, हमसे टाइम पूछा गया किसका, अनुज का। अनुज क्या करता है, इससे 7 सेकेंड्स कम टाइम लेता है, क्योंकि उसने बताया ना कि वो 7 सेकेंड से बीट करता है, मतलब वो 7 सेकेंड का टाइम कम लेता है। तो टाइम टेकन बाय अनुज, 40 में से 7 आप माइनस कर दो, 33 सेकेंड्स, इतना टाइम अनुज लेगा ताकि वो पूरी रेस को कवर कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहता है कि इन 1000 मीटर रेस ए बी सी गेट द गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल। ए को गोल्ड मेडल मिल गया, बी को सिल्वर मिल गया और सी को ब्रॉन्ज मेडल मिल गया, और 1000 मीटर की रेस है। इफ ए बीट्स बी बाय 100 मीटर, ए ने बी को अगर 100 मीटर से बीट किया, एंड बी बीट सी बाय 100 मीटर, देन हाउ मेनी मीटर्स डज ए बीट सी। तो ए ने सी को कितने मीटर से बीट किया। तो जब भी इस तरह के आपके पास 3 के कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आएंगे, और अक्सर ऐसे क्वेश्चन आए भी हैं, तो ऐसे में आपको रेशो मेथड यूज़ कर लेना है। आपको यहाँ पर ले लेना है ए अपॉन बी। तो ए ने अगर 1000 मीटर कवर किया तो बी ने उससे 100 मीटर कम कवर किया, तभी तो ए बी को 100 मीटर से हरा पाएगा, यानी 1000 माइनस 100। तो ये बना आपके पास 1000 डिवाइडेड बाय 900। ऐसे अगर हम बी और सी का कंपैरिजन करेंगे तो बी ने अगर 1000 कवर किया तो सी ने उससे 900 कम कवर, 100 कम कवर किया,
यानी ये भी आ गया आपके पास 1000/900। अब पूछता है कि ए ने सी को कितने मीटर से बीट किया, यानी ए और सी को हमें कंपैरिजन करना है। तो हमने लिया यहाँ पर A/C, और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं A/B इंटू B/C। तो A/B की वैल्यू तो आपके पास ये है ही 900, और B/C की वैल्यू भी ये है। अब हमें ए और सी में कंपैरिजन करना है कि ए ने जब 1000 मीटर कवर किया तो सी ने कितने मीटर कवर किया होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर किसी और रेस के बारे में बात नहीं कर रहा। कई बार ऐसे क्वेश्चन में ये होता है कि यहाँ पर 1000 मीटर की रेस ना होकर वो रेस चेंज कर देते हैं कि 500 मीटर की रेस में ए ने सी को कितने मीटर से बीट किया। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको नॉर्मली इसको सॉल्व करना है, और ए को 500 बोला है तो 500 में कन्वर्ट करना है, और यहाँ पर 1000 है तो ए को हमें 1000 में कन्वर्ट करना है। यानी जैसे क्वेश्चन में डिमांड होगी उतने आपको ए की जो वैल्यू है उतनी ही आपको लेकर आनी है। तो हमें ए की वैल्यू 1000 तो लेकर आनी है, 1000 ऊपर ऑलरेडी है ही, तो हम एक 1000 को सेफ रखते हैं, दूसरे 1000 को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, तो ये बना आपके पास 1000 अपॉन में 810। यानी ए ने जब 1000 कवर किया तो सी ने 810 कवर किया। दैट मीन्स ए बीट सी बाय 1000 माइनस 810, माइनस करोगे तो आ जाएगा आपके पास 190 मीटर। यानी ए ने बी को 190 मीटर से बीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 2 रनर्स ए एंड बी compete a 100 मीटर रेस, ठीक है, इन 36 सेकेंड्स एंड 48 सेकेंड्स। ये 36 सेकेंड और 48 सेकेंड में रेस कवर करते हैं। जैसे ए मान लो रेस कवर करता है 36 सेकेंड में यहाँ पर पहुँच जाता है, और बी जो है अभी यहाँ पर है, क्योंकि बी को रेस पूरी करने में 48 सेकेंड का टाइम लगता है, मतलब 36 सेकेंड पर बी अभी यहाँ पर है। तो दोनों का जो टाइम डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, पहले तो वो देख लेते हैं हम। टाइम डिफरेंस दोनों का है 48 माइनस 36 यानी 12 सेकेंड्स। तो हमें ये बताना है कि ये जो इन दोनों के बीच का जो गैप है ये गैप कितना है। इसी से हमें पता चलेगा कि हाउ मेनी मीटर्स ए डिफीट बी, ए बी को कितने मीटर से डिफीट कर रहा है। तो अगर हम बी का टाइम देखें तो 48 सेकेंड के अंदर ये पूरी रेस कवर करता है 100 मीटर की, ठीक है। तो इन 48 सेकेंड्स B can cover 100 मीटर। तो अगर मैं यहाँ पर निकालूं कि एक सेकंड के अंदर B ने कितना डिस्टेंस कवर किया 100/48, और टाइम डिफरेंस कितना था 12 सेकंड, यानी B को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 12 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो 12 सेकंड के अंदर वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो 12/48 इंटू में 12, 4 से इसको कैंसिल करो तो आंसर आएगा आपका 25 मीटर। यानी ए ने बी को 25 मीटर के डिस्टेंस से बीट किया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें कहता है कि सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। हमें सॉल्व करना है और जो सॉल्यूशन आएगा उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो इसको जैसे आप यहाँ पर देखो डबल इनइक्वलिटी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो आपको सिंपली यहाँ वाली जो टर्म है बीच वाली, यहाँ पर आपको x रखना है, बाकी सबको यहाँ पर हटाना है। तो हम यहाँ से पहले +1 को हटा दें, +1 को इधर लाएंगे तो -1 हो जाएगा, यहाँ से +1 हट जाएगा, और इधर भी जाएगा तो इधर भी -1 हो जाएगा, ठीक है। डबल इनइक्वलिटी में जो काम आप यहाँ पर करोगे वही काम आपको यहाँ भी करना है। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करो एलसीएम लेके, 3 और 2 ये आ जाएगा -5/3, यहाँ से 2 - 3 यानी -1/3। देखो तीनों के डिनोमिनेटर में 3 है, कॉमन निकाल दो, ये रह गया। तीनों में माइनस आ रहा है, कॉमन निकाल दो, लेकिन माइनस कॉमन निकालने पर जो इनइक्वलिटी है उसका साइन हो जाता है चेंज, ये बन गया। तो अब यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, पलट के अगर लिखोगे तो 1 को पहले लिख लेते हैं, तो इनकी जो इनइक्वलिटी का साइन है वो ऐसे आ जाएगा, 5 के साथ ये रहेगा और इसके साथ ये रहेगा। यानी x की वैल्यू 1 से बड़ी है या उसके बराबर है और 5 से छोटी है। तो यानी यहाँ पर इसको कह रहा है कि नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करो। तो नंबर लाइन आप बनाएंगे तो यहाँ पर मान लो आपने 1 मेंशन किया, यहाँ पर आपने 5 मेंशन किया। तो 1 को आपको काउंट करना है क्योंकि =2 का साइन है, तो यहाँ पर नोट बनाकर इसको डार्क कर देना और 5 पर खाली छोड़ देना, और इनके बीच का जो हिस्सा है इसको आप शेड कर देना। ये आ गया यहाँ पर नंबर लाइन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसमें यहाँ पर कहता है इस तरह का क्वेश्चन आपको जब करना होता है x - 3 अपॉन में x + 5 > 0। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर > 0 है,
तो ग्रेटर देन जीरो ये तब होगा जब ये वाली वैल्यू भी पॉजिटिव हो और ये वाली वैल्यू भी पॉजिटिव हो, या फिर ये दोनों वैल्यू ही नेगेटिव हो। ठीक है, दो केस बनेंगे हमारे पास। केस वन क्या बना कि x-3 ये भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और x+5 ये भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू लेता हूँ तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 आई और यहाँ से ग्रेटर देन -5 आई। तो इन दोनों का अगर मैं कॉमन सॉल्यूशन देखूँ, इन दोनों का अगर कॉमन सॉल्यूशन देखूँ, यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई -5 से बड़ी है, यहाँ पर कह रहा है 3 से बड़ी है, तो कॉमन सॉल्यूशन में यही आएगा 3 से बड़ा। ठीक है, यानी इन दोनों का जो कॉमन सॉल्यूशन आया हमारे पास कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होनी चाहिए। अब हम आते हैं अगर दोनों वैल्यू नेगेटिव हो, x-3 लेस देन 0, x+5 लेस देन 0, तो यहाँ पर आ जाएगा x लेस देन 3, यहाँ पर आ जाएगा x लेस देन -5। अब इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है कि भाई लेस देन 3 है, यहाँ पर कह रहा है लेस देन -5 है, तो लेस देन का मतलब लेफ्ट में है, तो लेफ्ट में तो ये वाला कॉमन रीजन आएगा। तो यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन बना x की वैल्यू लेस देन -5। पहली सिचुएशन से ये सॉल्यूशन था, दूसरी सिचुएशन से ये सॉल्यूशन था, तो दोनों सॉल्यूशन को इकट्ठे कर देंगे हम, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होगी एंड लेस देन -5 होगी। इस कंडीशन में ये वाला जो आंसर है आपका ग्रेटर देन 0 इसकी वैल्यू आएगी। तो आप ऐसे कर सकते हो, या इसको करने का एक और तरीका मैं अगर आपको बताऊं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। आप इस तरह के क्वेश्चन में ये भी कर सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर में आपको दिया हुआ है, इन दोनों फंक्शन से आप क्रिटिकल वैल्यू निकाल लो। ठीक है, x-3 को 0 पुट करके आप x की वैल्यू निकाल लो, जैसे आप मैक्सिमम मिनिमम में करते हैं, सेम वो काम हम करने वाले हैं। x की वैल्यू -5 आ गई, ये दो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आए। अब यहाँ पर आप देखो नंबर लाइन पर -∞, फिर इनमें से जो वैल्यू पहले आएगी -5 आएगी, फिर 3 आएगी और फिर इन्फिनिटी। अब जैसे वेवी कर्व मेथड में देखते थे भाई x का कोफिशिएंट यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ऐसे बनेगा वेवी कर्व मेथड। अब यहाँ पर पॉजिटिव चाहिए हमें, ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो देखो यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आएगा। यहाँ पर वैल्यू 3 से बड़ी है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 3, यहाँ पर वैल्यू -5 से छोटी है, लेस देन -5। तो यही हमारा आंसर उससे आ रहा था, यही हमारा आंसर इससे आ रहा है। तो आप दोनों में से जो आपको मेथड अच्छा लगे उससे आप कर लो। अब यहाँ पर ये इनइक्वालिटी है, इसको सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पर दो अलग आपको कंडीशंस दे रखी है। तो अब यहाँ पर 7x - 1 लेस देन 5x + 3 है, तो इस 5x को आप इधर लाएंगे और इस 1 को उधर ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2x, ये आ जाएगा 4, तो x की वैल्यू बनी लेस देन 2। अब लेस देन 2 है तो आपको जब यहाँ ध्यान रखना है कि क्या आपको बोला गया, यहाँ पर बोला गया इंटीजर, तो इंटीजर में जब आप आंसर देंगे तो लेस देन 2 बोलने का मतलब है कि 2 से छोटी वैल्यू होंगी, 2, 1, 0, -1 और इस तरह से बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, ऐसे आप लिखेंगे। सेकंड में कह रहा है कि यहाँ पर x एक रियल नंबर है। अब रियल नंबर में अगर आप ऐसे लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि रियल नंबर में बहुत सारे नंबर होते हैं, तो उसको जब भी आपको लिखना होगा हमेशा ब्रैकेट्स में लिखेंगे। ठीक है, हमेशा ब्रैकेट्स में लिखेंगे, या फिर ऐसे लिखा जाता है। तो ब्रैकेट में कैसे लिखेंगे, x की वैल्यू लेस देन 2 है, लेस देन 2 मतलब कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, तो यहाँ लिखेंगे -∞ से 2 की तरफ आपको ओपन रखना है, क्योंकि सिर्फ लेस देन का साइन है, इक्वल्स टू का साइन होता है तो यहाँ पर हम क्लोज ब्रैकेट लगा देते हैं। तो ये आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सुकृति इन फर्स्ट 2 UT आर 75 एंड 70। पहले जो 2 UT हुए उसमें सुकृति के मार्क्स एक में 75 आए, दूसरे में 70 आए। फाइंड द नंबर, फाइंड द मिनिमम मार्क्स शी शुड गेट इन द थर्ड UT टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60। तो उसको तीसरे यूटी में कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे ताकि उसकी एवरेज कम से कम 60 उसकी एवरेज हो जाए। तो हमने मान लिया कि जो थर्ड यूटी है उसमें मार्क्स है x। जब हम एवरेज निकालते हैं मार्क्स की तो हम कैसे करते हैं भाई, पहली मार्क्स, ये दूसरे मार्क्स और तीसरे मार्क्स हमने मान लिए x। इनकी एवरेज निकालनी है तो एवरेज निकालने के लिए 3 से कर देंगे डिवाइड। मेंशन जरूर कर देना कि लेट द मार्क्स इन थर्ड यूटी भी, मैं हर क्वेश्चन में लिख नहीं रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में हर क्वेश्चन में लिखना है। अब ये जो एवरेज आपकी निकल के आएगी, कह रहा है कि एटलीस्ट 60 होनी चाहिए। एटलीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम 60 होनी चाहिए, 60 से ज़्यादा भी पॉसिबल है। तो 60 से ज़्यादा भी पॉसिबल है मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, ये वैल्यू बनेगी। जब भी एटलीस्ट आएगा तो हमेशा ध्यान रखना ये सिंबल यूज़ करना है। इन दोनों को ऐड करेंगे 145 आ जाएगा,
यहाँ से ये 180 आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 145 को उधर ले जाके माइनस कर देंगे, तो 180 माइनस 145 ये बन जाएगा x की वैल्यू 35। तो जो मिनिमम मार्क्स उसको चाहिए थर्ड यूटी में वो बनेंगे उसके 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, ये पॉजिटिव रियल नंबर्स है, देन प्रूव द फॉलोइंग यूजिंग अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ए बी सी आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर है, तो रियल नंबर्स में क्या होता है, जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू अर्थमेटिक मीन होता है। ये कंसेप्ट आप यूज़ करके चलो, और यहाँ पर देखो कि आपको रियल नंबर कौन से यूज़ करने हैं। पहले अगर मैं इस ब्रैकेट की बात करूँ तो यहाँ पर एक 1 हो रहा है और एक ए स्क्वायर हो रहा है। 1 हमें पता है रियल नंबर होता ही है, ए हमारे पास रियल नंबर है, इसलिए ए स्क्वायर जो होगा वो भी एक रियल नंबर ही होगा। तो यहाँ पर आप मेंशन करके चलो कि बिकॉज 1 एंड ए स्क्वायर आर रियल नंबर्स, देयरफॉर इनका जो अर्थमेटिक मीन है, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा, तो इनका जो अर्थमेटिक मीन आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू इनका ज्योमेट्रिक मीन, ये बना। तो या 2 को आप इधर ले जाएंगे, ये रह जाएगा इधर से 1 प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा 2, और ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो बन जाएगा ए। तो ये आपके पास एक कंडीशन आ गई। फिर जैसे आपने ये लिया, सिमिलरली ऐसे ही आप 1 और बी स्क्वायर को लेके चलेंगे तो सेम आपके पास ये रिजल्ट एक और आ जाएगा। इन दोनों रिजल्ट्स को कर दो मल्टीप्लाई, तो 2a इंटू में 2b, ये आ जाएगा आपके पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4ab। ठीक है, ये आपका प्रूव हो जाएगा। अब सेम ऐसे ही जब आपके पास यहाँ पर 3 नंबर होंगे तो वहाँ भी ऐसे ही यूज़ करना है। यहाँ पर 3 नंबर कौन से, एक तो ए स्क्वायर बी है, एक बी स्क्वायर सी है और एक सी स्क्वायर है। तो यहाँ भी आप ये दिखाएंगे कि बिकॉज ए स्क्वायर बी, ये एक नंबर ट्रीट करेंगे इसको, बी स्क्वायर सी और सी स्क्वायर ए आर रियल नंबर्स, क्योंकि दो रियल नंबर्स का अगर आप स्क्वायर करोगे फिर मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमेशा रियल नंबर ही रहना है। तो आप यहाँ पर मेंशन जरूर कर देना। उसके बाद फिर आप यही वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। इसका जब 3 का अर्थमेटिक मीन निकालते हैं हम, तो तीनों को प्लस किया डिवाइडेड बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, जो ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं तो यहाँ पर करते हैं क्यूब रूट। ठीक है, 2 होंगे तो स्क्वायर रूट होता है, 3 होंगे तो क्यूब रूट होता है। इस 3 को इधर ले जाएंगे, और ये आ जाएगा आपके पास क्यूब रूट ऑफ ए का स्क्वायर है, और यहाँ पर ए यानी ए क्यूब है, बी क्यूब है और सी क्यूब है। तीनों मल्टीप्लाई में है तो इन तीनों का अगर हम क्यूब रूट करेंगे तो वो आपके पास ए बी सी ही रह जाएगा। तो ये आ गया आपके पास 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी। फिर जैसे आपने ये निकाला है सेम उसी तरीके से जो उसने दूसरी ब्रैकेट पूछी थी उसका रिजल्ट आप लिख दो। ऐसे लिख देना, ज़रूरी नहीं कि आप पूरा दोबारा से करके दिखाओगे। और पिछले क्वेश्चन की तरह इन दोनों को फिर से आप कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाय ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 तो ये बन जाएगा हमारे पास 9a स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। ठीक है, यही आपसे यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव भी होने चाहिए, इवन भी होने चाहिए, पॉजिटिव भी होने चाहिए और इंटीजर भी होने चाहिए। हर एक वर्ड यहाँ पर आपको एक नया मतलब दे रहा है। बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, और वो दोनों नंबर जो हैं वो 5 से बड़े होने चाहिए। सच दैट देयर सम इज लेस देन 23, और उनका सम 23 से कम होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में चाहे यहाँ पर इवन हो चाहे यहाँ पर ऑड हो, आपको ऐसे स्टार्ट करना है, लेट x एंड x प्लस 2 बी 2 कंसेक्यूटिव। इवन हो तो इवन लिख दो, ऑड हो तो ऑड लिख दो। इवन
पॉजिटिव इंटीजर्स। अब जो पहली कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि दोनों नंबर 5 से बड़े होने चाहिए। इसको अगर हम यहाँ लेके जाते हैं तो x ग्रेटर देन 3 आ गया। तो इन दोनों से हम कंक्लूजन अगर निकालें, x की वैल्यू 5 से भी बड़ी है, x की वैल्यू 3 से भी बड़ी है, तो इन दोनों का जो कॉमन सोल्यूशन आएगा कि x की वैल्यू 5 से ही बड़ी होनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं 3 से बड़ी वैल्यू मान लो 4 ले लेता हूँ तो यहाँ तो सेटिस्फाई करेगा, लेकिन यहाँ पर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो एक आपके पास कंक्लूजन ये आ गया। अब दूसरा कंक्लूजन हम यहाँ से निकालेंगे, इनका जो सम है वो लेस देन 23 है, यानी x और x+2 को ऐड करते हैं तो इनका सम आएगा लेस देन 23। तो 2 को उधर ले जाके माइनस करेंगे, x की वैल्यू आएगी 21/2 मीन्स 10.5 से वैल्यू x की कम होनी चाहिए, x की वैल्यू 10.5 से कम होनी चाहिए। तो जो रिक्वायर्ड पेयर है हमारे वो क्या बनेंगे, इन दोनों को चेक करना है आपको, फर्स्ट को और सेकंड को। x की वैल्यू कह 5 से बड़ी होनी चाहिए, 5 से बड़ी मतलब पहला जो इंटीजर आपका वो 6 आ जाएगा, इवन भी आ गया। ठीक है, कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर लेना है तो दूसरा इंटीजर आएगा 8, तो ये पेयर भी हो सकता है। अगर मैं पहला वैल्यू 8 ले लूँ और दूसरी 10 ले लूँ तो ये भी हो सकता है। अगर मैं पहली वैल्यू 10 ले लूँ तो ये भी हो सकता है। ठीक है, बहुत से बच्चे यहाँ कंफ्यूज आते हैं कि यहाँ पर 12 क्यों आया सर, यहाँ पर तो कह रहा है कि 10.5 से छोटा होना चाहिए, तो वो आपने 12 क्यों ले लिया। लेकिन ये वैल्यू x की है, x मतलब ये पहली वाली वैल्यू। ठीक है, पहले वाली वैल्यू ये सारी 10.5 से कम होनी चाहिए और 5 से बड़ी होनी चाहिए। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको दूसरी वैल्यू लिख देनी है जो भी आएगी, और इनको चेक भी आप कर सकते हो। इनका सम देखो 23 से कम आ रहा है, इसका भी और इवन भी है, और x की वैल्यू 5 से बड़ी भी है। तो सारी कंडीशन यहाँ पर आपकी फुलफिल हो रही है। सॉल्व द इनइक्वालिटी दिस। अब यहाँ पर दिया हुआ आपको मोड, तो इस मोड का मतलब, मोड में क्वेश्चन या तो लेस देन का आता है या ग्रेटर देन का आता है। तो अगर ग्रेटर देन का क्वेश्चन है तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि जो x+1 की जो मोड वैल्यू है वो 3 से बड़ी है। तो 3 अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ पॉजिटिव और मैं यहाँ रखता हूँ नेगेटिव, क्योंकि मोड वैल्यू है ना, तो पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये कह रहा है कि 3 से बड़ी इसकी मोड वैल्यू होनी चाहिए, मतलब वैल्यू हमारी यहाँ पर लाई करेगी या फिर यहाँ पर लाई करेगी। जैसे -4 आ गई, -5 आ गई, तो उसकी जब मोड वैल्यू निकालेंगे तो वो 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, यानी 3 से बड़ी आएगी। तो ग्रेटर देन वाले क्वेश्चन में हमेशा ऐसे ही करना है, जो वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी होगी x+1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 लेना है, एंड x+1 लेस देन इक्वल्स टू -3 लेना है। ठीक है, ये वाली वैल्यू भी आपको देखनी है और ये वाली वैल्यू भी देखनी है। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी -4। ठीक है, ये दो आपके आंसर आएंगे। इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि 2 to इन्फिनिटी, 2 की तरफ क्लोज इंटरवल यूनियन, इधर आ जाएगा -∞ to 4 -4, और -4 की तरफ भी क्लोज इंटरवल। तो ऐसे अपने आंसर को एक्सप्रेस कर सकते हो। इस बीच में जो भी वैल्यू रहेगी उसकी मोड वैल्यू हमेशा 3 से बड़ी ही आएगी। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही हम ये वीडियो यहीं पर ही फिनिश करते हैं। आई होप आपको चैप्टर 1 और 2 यानी जो यूनिट 1 है हमारी, उसकी प्रिपरेशन आपकी इन क्वेश्चन से अच्छे से हो गई होगी, और एग्जाम के अंदर आप इसका कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको आप बड़े आराम से कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।